Dear students, welcome to Career Foundation रांची झारखंड। इस लाइव सेशन पर मैं श्याम कुमार आप सभी का वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि 3 जून से लेकर 12 जून के बीच लगातार हम लोग कैरियर फाउंडेशन रांची झारखंड के इस प्लेटफॉर्म से यूजीसी एनटीए नेट जेआरएफ के लिए पॉलिटिकल साइंस में विगत वर्षों में या प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चंस हैं उन पर डिस्कशन कर रहे हैं और इसके अंतर्गत हम लोग खास तौर से उन चीज़ों पर अपना ध्यान फोकस कर रहे हैं जो कंसेप्चुअल डिस्कशन ऑन प्रीवियस क्वेश्चंस है। इस लाइव सेशन का एक इम्पॉर्टेंट बेनिफिट ये हो रहा है सभी स्टूडेंट्स को कि 18 जून को जो परीक्षा की तिथि तय की गई है और वो परीक्षा इस बार ऑनलाइन मोड पर नहीं बल्कि OMR सीट पर ऑफलाइन होगी और ये सेशन पॉलिटिकल साइंस राजनीति विज्ञान के विद्यार्थियों को एग्जाम के क्वेश्चंस के पैटर्न को समझने में, सही आंसर तक पहुंचने के लिए जिस एनालिसिस की जरूरत पड़ती है एग्जाम सेंटर में, उसमें यह सेशन उसे हेल्प करती है। आप देखेंगे, आप खुद रियलाइज करेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं पॉलिटिकल साइंस में नेट और जेआरएफ जैसी परीक्षाओं के लिए। ठीक है, तो सीधे हम लोग आते हैं टॉपिक पर, बात करते हैं। ये सीडीपीओ जेपीएससी सीडीपीओ की कोर्सेस है, इस पर ऑफर के तहत आपको ये दिया जा रहा है। आप हमारे ऑफिशियल नंबर पर कांटेक्ट करके जेपीएससी सीडीपीओ की तैयारी कर रहे जितने कैंडिडेट्स हैं वो परचेस कर सकते हैं, कोर्स खरीद सकते हैं। इसके बाद देखिए, सारी कोर्सेस ना अवेलेबल कोर्सेस है करियर फाउंडेशन रांची झारखंड के इस प्लेटफॉर्म पर। इन सभी कोर्सेस की लाइव क्लासेस रिकॉर्डेड फॉर्म में आपके लिए अवेलेबल है और बाजार मार्केट के सबसे मिनिमम प्राइस पर द बेस्ट क्वालिटी बेस्ड ये कोर्सेस अवेलेबल है। हम लोग आते हैं सीधे अपने क्वेश्चंस पर और डिस्कशन करते हैं। मैं पहले बता देता हूं कि सारे क्वेश्चन जो मैंने लिया है, इससे पहले 2 सेशन हमारे लाइव हो चुके हैं, यह तीसरा सेशन है और यह सेशन यूनिट 10 के अंतर्गत लोक प्रशासन और सुशासन यानी कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड गुड गवर्नेंस है। ठीक है, अब देखिए, मैक्स वेबर, आपने नाम सुना है ना, मैक्स वेबर ये जर्मन समाजशास्त्री थे जिन्होंने पहली बार नौकरशाही की समाजशास्त्रीय विश्लेषण प्रस्तुत किया था। मैक्स वेबर के नौकरशाही के सिद्धांत के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? ये नहीं है ना, हटा दीजिए इसको। कौन सा कथन सही है ये चुनना है, सही कथन को चुनना है। तो देखिए क्या बोल रहा है, यह नियम आधारित युक्ति संगत नियंत्रण का लोहे का पिंजरा है, यह सही है। इसका मतलब हुआ कि मैक्स वेबर की नौकरशाही नियमों पर आधारित यह सही है, क्योंकि मैक्स वेबर की नौकरशाही में नियम, रूल एंड रेगुलेशन के अनुसार काम होते हैं। उसके बाद है युक्ति संगत नियंत्रण, यानी कि लोक सेवकों में युक्ति संगत नियंत्रण भी मैक्स वेबर की नौकरशाही की विशेषता है। और नौकरशाही या लोक सेवकों को मैक्स वेबर ने लोहे के पिंजरे के तौर पर देखा था या इस नाम से पुकारा था। ये सही हो गया। मैं लगा देता हूं
ये एक सही है। यह युक्ति युक्त विधिक प्राधिकार का महत्वपूर्ण हिस्सा है। सच पूछा जाए तो मैक्स वेबर ने सत्ता, शक्ति और वैधता यानी कि ऑथोरिटी, पावर एंड लेजिटिमेसी के संबंध में, इसका अर्थ होता है कि कोई व्यक्ति किसी की सत्ता को स्वीकार किस आधार पर करेगा, इसको बोलते हैं वैधता, नहीं बोलते वैलिडिटी। और यहां होता है पॉलिटिकल साइंस में लेजिटिमेसी। तो मैक्स वेबर ने 3 प्रकार की ऐसी सत्ताओं का वर्णन किया है। एक है परंपरागत सत्ता, जहां ये मानकर हम चलते हैं कि हमारे बाप दादा ऐसा कर रहे थे इसलिए हमें ऐसा करना चाहिए। दूसरा है करिश्माई व्यक्तित्व। बहुत सारे ऐसे नेता हुए हैं जिनके करिश्माई व्यक्तित्व के कारण लोग जान देने पर उतारू हो जाते थे। इसमें हिटलर का नाम लिया जा सकता है। और एक था कानूनी तर्क संगत पर आधारित नौकरशाही, और मैक्स वेबर अपनी नौकरशाही मॉडल को इसी आधार पर प्रस्तुत किया, यानी कि ये विधिक मतलब तार्किक और वैधानिक। तो ये भी सही है। नौकरशाही से मेधा के रूप में ज्ञान के माध्यम से प्रभुत्व अभिप्रेरित है। मैक्स वेबर के नौकरशाही के चयन का आधार योग्यता है। चयन का आधार क्या है? योग्यता है। ठीक है, तो यह भी सही है। लोकतंत्र में इसकी सहज ग्राह्यता है। लोकतंत्र में नौकरशाही को सहज रूप से स्वीकार करने की प्रवृत्ति नहीं पाई जाती। तो 1, 2, 3 सही है। तो देखिए बी में है 1, 2, 3, तो ये हो गया आंसर। ठीक है, अगर आप लोग क्लास से जुड़े हुए हैं लाइव तो आप अपना आंसर भेज सकते हैं मुझे। ठीक है, आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। मैंने पहले ही बताया है कि लगभग 5 से 6 वर्षों में पूछे जाने वाले उन सभी क्वेश्चंस को हमने डिस्कशन का पार्ट बनाया है जो अक्सर आपको एग्जाम हॉल में परेशान करता है। निम्नलिखित में से किसने प्रबंधन में कामागार बने काम करने वाले लोग को भागीदार के विचार को प्रस्तुत किया था? इनमें से कौन ऐसा विद्वान है जिन्होंने मैनेजमेंट में, ठीक है, कर्मचारियों के पार्टिसिपेटिंग के आधार पर अपना विचार प्रस्तुत किया था? हेनरी फेयोल, हर्बर्ट साइमन, एफ.डब्ल्यू. टेलर, मेरी मार्कर फॉलेट। ये आपको आंसर बताना है। अगर हम हेनरी फेयोल की बात करें तो हेनरी फेयोल कौन है? ये क्लासिकल यानी कि परंपरागत संगठन के सिद्धांत के प्रवर्तक हैं। और क्लासिकल संगठन के प्रवर्तक होने के कारण हेनरी फेयोल क्या करेगा? यानी कि संगठन में कर्मचारियों की भागीदारी पर बहुत ज्यादा ध्यान केंद्रित नहीं करेगा। हर्बर्ट साइमन ने निर्णय प्रक्रिया के आधार पर, डिसीजन मेकिंग थ्योरी के आधार पर अपना विचार प्रस्तुत किया था। एफ.डब्ल्यू. टेलर का है वैज्ञानिक प्रबंध का सिद्धांत। वैज्ञानिक प्रबंध का सिद्धांत किसका है? मैक्स वेबर का। इस अमेरिकी महिला, ये कौन है? अमेरिकी महिला मनोवैज्ञानिक प्रशासनिक चिंतक है ये, एमपी फॉलेट बोलते हैं इसको। इसने प्रबंधन में कर्मचारियों की भागीदारी पर विशेष बल दिया। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी। आंसर हो गया डी, क्योंकि ये तीनों इस भागीदारी की बात नहीं करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सी नई लोक प्रबंधन की विशेषता है? अभी जो नई यानी कि अभी जो बोलते हैं ना न्यू पब्लिक मैनेजमेंट, पब्लिक
मैनेजमेंट, इसको बोलते हैं NPM, NPM, न्यू पब्लिक मैनेजमेंट। तो निम्नलिखित में चुनना आपको है कि कौन न्यू पब्लिक मैनेजमेंट की विशेषता है। ठीक है, यानी कि अभी का जो उदारीकरण के प्रभाव के बाद प्रबंधन के क्षेत्र में जो बदलाव आया, उसमें कौन सी एक विशेषता या बहुत सारी विशेषता है। ठीक है, आपको कोट में आंसर लिखना है ना, खोजना है। क्वेश्चन नंबर 3, पहला है संविदा। संविदा का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट। तो संविदा देना, कॉन्ट्रैक्ट देना न्यू लोक प्रबंधन की विशेषता है, ये सही हो गया। प्राधिकार का हस्तांतरण, प्राधिकार का मतलब होता है अधिकार या सत्ता को ना अपने अधीनस्थों को देना, इसको बोलते हैं प्राधिकार। ठीक है, तो ये भी सही है। एक है निष्पादन मूल्यांकन पर ध्यान देना। नई लोक प्रबंधन में यानी कि मैनेजमेंट में वर्क परफॉर्मेंस और उसके मूल्यांकन पर ध्यान देता है। प्रबंधन पर ध्यान, ये भी सही है, यानी कि 1 2 3 चारों सही है, तो आंसर हो गया डी, 1 2 3 चारों सही है। आंसर भेज रहे हैं आप लोग क्लास से जुड़ते ही नहीं है। हार्थ्रोन के प्रयोग निम्नलिखित किस काल के हैं ना, तो हार्थ्रोन प्रयोग कौन किया है? यह किया है एल्टन मेयो ने, और ये स्टार्ट होता है कब? 1924 से ये प्रारंभ होता है, और 1924 कहाँ आएगा? 1920 के दशक में के अंत में। ठीक है, तो आंसर हो गया डी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने नौकरशाही को महाद्वीपीय उपद्रव कहा था? निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसा विद्वान है जो नौकरशाही को महाद्वीपीय उपद्रव बताया था उसकी आलोचना करते हुए? ठीक है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो ये बोला कौन है? थॉमस कार्लाइल। ठीक है, कौन बोला है? याद रख लीजिएगा, थॉमस कार्लाइल ने यह बात कहा है कि नौकरशाही महाद्वीपीय उपद्रव है, तो आंसर हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नौकरशाही सत्तावाद के प्रकार है, यानी कि नौकरशाही में सत्तावाद का कौन सा एक प्रकार है? सैनिक शासन क्या नौकरशाही में आएगा? फांसीवाद आएगा? साम्यवाद आएगा? नहीं, सैनिक शासन में नहीं आएगा, फांसीवाद में नहीं आएगा, साम्यवाद में तो आएगा ही नहीं, निरंकुशवाद में आएगा। कैसे आएगा? क्योंकि नौकरशाही जो सत्तावाद है ना, यानी कि नौकरशाही के हाथों में जो सत्ता केंद्रित होती है, तो ये निरंकुश शासन प्रणाली में ही संभव था। इसीलिए 19वीं सदी की इंग्लैंड की नौकरशाही को क्या बोला जाता था? कुलीन तंत्रीय नौकरशाही। ठीक है, तो आंसर हो गया डी। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, नौकरशाही का निम्नलिखित में से कौन सा प्रकार दलगत हितों के प्रति, दलगत मतलब राजनीतिक दलों के हितों के प्रति पूर्वाग्रह दर्शाता है? नौकरशाही का कौन सा ऐसा प्रकार है जहां नौकरशाही दलीय व्यवस्था के प्रति ईमानदार और निष्पक्ष नहीं होता, यानी कि कई पूर्वाग्रह से ग्रसित होता है? ठीक है, अब आपको चुनना है इसमें से। ठीक है, यह होता है संरक्षक नौकरशाही में, और यह संरक्षक नौकरशाही कहां प्रचलित थी? इसको बोलते हैं लूट प्रणाली, जो अमेरिकी राष्ट्रपति निक्सन के समय भयानक रूप धारण कर लिया था, और 1800
81 में अमेरिकी राष्ट्रपति गारफील्ड की हत्या एक निराश बेरोजगार ने कर दी थी। उसके बाद 1883 में पेडल्टन आयोग का गठन करके अमेरिका में योग्यता को चयन का आधार माना गया। इस संरक्षक नौकरशाही में जो लोक सेवक अधिकारी होते हैं वो दलीय भावना से मुक्त नहीं होते। तो आंसर क्या हो गया? सी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी नौकरशाही स्वयं को लोकहित का संरक्षक, अब पूरा लिखा ही नहीं है, वो मानती है ना, यहाँ है मानती है, परंतु वह लोक मत के स्वतंत्र है तथा प्रत्युत्तरवादी नहीं है। कहने का मतलब है कि इनमें से कौन सा एक नौकरशाही की प्रकार है जो लोकहित जनहित को स्वीकार तो करती है लेकिन जनहित से वह स्वतंत्र होती है, और मजे की बात यह है कि जनहित के प्रति वह उत्तरदायी भी नहीं होती। तो कौन सा नौकरशाही है आपको सेलेक्ट करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है। 8, इसमें अभिभावक नौकरशाही जो है ना, गार्जियन ब्यूरोक्रेसी, वो उसकी विशेषता है। यह अभिभावक नौकरशाही में जो अधिकारी लोक सेवक होते हैं वो जनमत को स्वीकार तो करते हैं लेकिन जनमत के प्रति उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं होती और जनमत के प्रति या जनमत से वो स्वतंत्र होते हैं। ठीक है, तो आंसर हो गया डी। ठीक है, नेक्स्ट, मानव संबंध सिद्धांत के स्क्लेयर किसको बोला जाता है? वह ऐसे एक चीज मान लीजिएगा, ये जान लीजिए कि मानव संबंधी संगठन के जो दृष्टिकोण है जिसे हम प्रायः सामाजिक मनोवैज्ञानिक संगठन के सिद्धांतों के नाम से जानते हैं। ठीक है, उसमें मास्लो हर्ज़बर्ग का जो द्विघटीय सिद्धांत है, 2 फैक्टर थ्योरी है, ठीक है, उसको फोकस किया गया है। ये स्क्लेयर किसको बोला जाता है? एक वर्ड है ये। इसका मतलब होता है कि ऐसा व्यक्ति जो दूसरे के बारे में हानिकारक पर्यवेक्षक को देता है, यानी किसी कर्मचारी के बारे में ना वो सुपरवाइजर को क्या बोलता है कि वो हानिकारक इंफॉर्मेशन देता है, उसको बोला जाता है स्क्लेयर। तो आंसर हो गया डी। नेक्स्ट, अब देखिए, एक तरफ बुक का नाम है, एक तरफ लेखक है, उसको मिला के इस कोड के अनुसार आपको अपना आंसर निकालना है। क्वेश्चन नंबर 10, प्रॉब्लम्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन किसकी रचना है? यह है आपका 10 है ना, क्वेश्चन नंबर 10, प्रॉब्लम्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। हर्बर्ट साइमन। उसके बाद है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, चेस्टर बर्नार्ड है, हाँ चेस्टर बर्नार्ड। और उसके बाद है फंक्शंस ऑफ एग्जीक्यूटिव, ये बिलोबी है, हेनरी फ्योल है, चेस्टर बर्नार्ड है। ठीक है, फंक्शंस, हाँ चेस्टर बर्नार्ड, फंक्शंस ऑफ एग्जीक्यूटिव, ये तो चेस्टर बर्नार्ड नहीं है, हेनरी फ्योल। एलिमेंट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि ए का 2, बी का 4, सी का 1 है ना, तो सॉरी ये सी का ये हो गया, और डी एलिमेंट्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो 2 हो गया। हर्बर्ट साइमन का ऐसे थोड़ा मैच करना था ना। ठीक है, यानी कुल मिला के क्या हो गया, ए का 2, बी का 4 और सी का 1 और डी का 2, 2 4 1 2, हाँ 2 4 1 2, ए आंसर है ना, आंसर ए है।
निम्नलिखित में से किस पूर्व प्रधानमंत्री का विचार था कि वह केवल कार्यापित माने कार्य करने वाला नौकरशाही ही सामाजिक परिवर्तन ला सकता है? ये बात कही थी इंदिरा गांधी ने। इस टाइप के भी क्वेश्चन नेट में पूछे जाते हैं और सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं और क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं। ये सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से किसने संप्रेषणात्मक का मतलब होता है कम्युनिकेशनल, कम्युनिकेशनल क्रिया के सिद्धांत को विकसित किया था? इसमें से कौन कम्युनिकेशनल प्रोसीड्यूर को डेवलप किया था एक सिद्धांत के तौर पर? कार्ल डाइस, जुर्गन हैबरमास, सिडनी बर्बा या डैनिथल डी लियोनर्नर? इन चारों में एक का आंसर आपको चुनना है। ये किया था कौन? ये किया था यूर्गेन हैबरमास। यह गलती लिखा गया है, ऐसा होगा यूर्गेन हैबरमास। ठीक है, आंसर हो गया बी। नेक्स्ट, अब देखिए क्या है, एक तरफ दिया है विद्वानों का नाम, एक तरफ दिया है उनकी किताबों का नाम, और आपको मैच करके आंसर निकालना है। क्वेश्चन नंबर 13 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कितना है? 13 है। जीन ब्लैंडल है ना, जान नहीं, जीन ब्लैंडल। यह है इन इंट्रोडक्शन टू कंपैरेटिव गवर्नमेंट, तो ये इससे मिल गया। एक का 2। आलमंड एंड कॉलमैन की रचना का नाम है द पॉलिटिक्स ऑफ डेवलपिंग एरियाज। किधर है इसका? 2 का 4। कार्ल डाइस ना, जो संचार का सिद्धांत का प्रतिपादक माना जाता है। ठीक है, सी का होगा नेशनलिज्म एंड सोशल कम्युनिकेशन, तो ये हो गया। इस कम्युनिकेशन से पकड़ लीजिए कार्ल डाइस। डेविड ऑप्टर है द पॉलिटिक्स ऑफ मॉडर्नाइजेशन, ये यानी कि ए का 2, बी का 4, सी का 1 और डी का 2। 2 4 1 2, हाँ 2 4 1 2, तो आंसर हो गया ए। नेक्स्ट, नेतृत्व की लीडर मैच थ्योरी यानी कि नेता मिलान सिद्धांत जो है का सामान्य रूप से किसके नाम से अधिक जाना जाता है? ट्रेड थ्योरी, विशिष्टता का सिद्धांत, परिस्थिति जन्य सिद्धांत, महान व्यक्ति का सिद्धांत, आकस्मिकता का सिद्धांत। ठीक है, यह क्वेश्चन नंबर 14, इसको बोलते हैं आकस्मिकता का सिद्धांत। याद रहेगा, क्योंकि परिस्थिति जन्य सिद्धांत तो परिस्थितियों द्वारा नेता पैदा होता है, वो बताता है। महान व्यक्ति का सिद्धांत क्या बताएगा कि व्यक्ति का महान व्यक्तित्व तो उसे नेता बनाता है। ठीक है, तो आंसर हो गया डी। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा कारक संचार सिद्धांत कम्युनिकेशन थ्योरी में लोड कैपेसिटी से संबंधित है? लोड कैपेसिटी से संबंधित संचार सिद्धांत का कौन सा एक पार्ट है ना? इसका मतलब होता है कि तोड़ मरोड़ करके संचार को पहुंचाना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15। ठीक, यहां दिया तो है, ये आंसर हो गया, आंसर डी। नेक्स्ट, FM मार्क्स द्वारा नौकरशाही के वर्गीकरण का सही क्रम क्या है? 4 प्रकार के नौकरशाही का उल्लेख FM मार्क्स ने किया है और उसको सही क्रम में आपको लगाना है। ठीक है, सही क्रम में लगाना है। तो पहला था आपका
ये हो गया ना, यानी कि 2 ठीक है, मैच तो हो गया। ऐसे होगा कि 1 4 3 2 ना, एक दो जगह हो गया ना, ऐसा नहीं होगा। 2 4 3 1 तो 2 4 होगा, 4 3 1 किसमें है कि हाँ इसमें है, देखिए 2 4 3 1 ये मैच है आपका। यानी कि इसी क्रम में एफ.एम. मार्क्स ने नौकरशाही व्यवस्था का उल्लेख किया। यानी कि 2 में कौन है, अभिभावक, ये पहला उन्होंने उल्लेख किया। 4 में कौन है, जाति नौकरशाही, ये किया 2 नंबर में। 3 नंबर में क्या है, 3 में तो 3 ही है, तो 3 है संरक्षक नौकरशाही। और चौथा में क्रम में था उनके लिए प्रतिभा या योग्यता पर आधारित नौकरशाही, मैच कर गया, आंसर हो गया सी। नेक्स्ट है संरक्षक नौकरशाही का पारंपरिक देश कौन रहा है, सिंपल है, हमने कई बार बताया है कि लूट प्रणाली या संरक्षक नौकरशाही राष्ट्रपति जैक्सन के समय विकराल रूप धारण कर लिया था। इसकी चर्चा मैंने जस्ट अभी किया है ना। और ये व्यवस्था या गंदगी फैली थी संयुक्त राज्य अमेरिका में, तो यूएसए आंसर हो जाएगा, आंसर बी। 17 18 किसने नौकरशाही को सत्ताधारी सेवक कहा है, इस पर चर्चा इससे पहले एक बार और हुई थी। मैंने बताया ना यूजीसी नेट में क्वेश्चन रिपीट होता है, देखिए रिपीट हो गया ना, कल के डिस्कशन में भी ये क्वेश्चन आया था, आज फिर आ गया। ठीक है, रॉबर्ट के मर्टन, सी। ठीक है, आगे आते हैं। कथन और कारण है क्वेश्चन नंबर 19। नौकरशाही सभी लोकतांत्रिक सरकारों की महत्वपूर्ण विशेषता है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, तो ये तो गलत हो गया। नौकरशाही एक प्राचीन संस्था है, सही है, क्योंकि चीन में तो 3री सदी में ही नौकरशाही की कहानी मिलती है। चीन ऐसा पहला देश था जहां योग्यता के आधार पर लोक सेवकों की नियुक्ति होती थी। तो क्या हो गया, कथन ए गलत और कथन आर सही है। तो देखिए कथन ए गलत और कथन आर सही है, तो ये आंसर डी में है, तो आपका आंसर एग्जाम हॉल में डी होगा। निम्न में से कौन मैक्स वेबर के नौकरशाही की विशेषता है, व्यवसायिक योग्यता के आधार पर चयन, ये तो है, अनुबंध के आधार पर नियुक्ति, ठीक है, स्टाफ के वो यहां से चुनना है ना 20। पहला है अनुबंध या कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर नियुक्ति, ठीक है, ये भी सही है। स्टाफ के सदस्य व्यक्तिगत रूप से स्वतंत्र होते हैं, सही है। कार्मिक पद छोड़ने के लिए स्वतंत्र होते हैं, जब चाहे त्याग पत्र देके हट सकते हैं। तो क्या हो गया, सभी आंसर हो गया। सभी नौकरशाही की विशेषता है मैक्स वेबर की। 21 मैस्लो द्वारा प्रतिपादित मानवीय आवश्यकता, मैस्लो का नाम क्या है, अब्राहम मास्लो, जिसने लोक प्रशासन में आवश्यकता की क्रमिकता का सिद्धांत दिया था। आवश्यकता की क्रमिकता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। अब इस आवश्यकता की क्रमिकता के सिद्धांत का सही क्रम क्या था, याद है ना, कि सबसे पहले हमें भूख प्यास लगती है, तो ये जैविक आवश्यकता 1 नंबर में था उनके लिए। उसके बाद हम सुरक्षा चाहते हैं, ये 2 नंबर हो गया। उसके बाद सामाजिक आत्मसम्मान चाहते हैं, 3 हो गया। और अंत में जो कुछ हम चाहते हैं उसमें विशेषता हासिल करना चाहते हैं, तो ये मैच कर गया डी।
क्वेश्चन नंबर 22, लिक्कट के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा नेतृत्व का प्रकार नहीं है? ठीक है, कौन नहीं है सो चुनना है आपको। तो लिक्कट ने नौकरशाही या नेतृत्व लीडरशिप के जो प्रकार बताए हैं ना, उसमें कौन एक नहीं है? 22 नंबर है क्वेश्चन आपका, उसमें सहयोगी प्राधिकारिक नहीं है, बाकी ये तीनों है। तो आंसर हो गया बी। नेक्स्ट है, मैक्स वेबर ने किसका संकेत करने के लिए ग्रीक शब्द का करिश्मा यानी कि करिश्माई व्यक्तित्व का उल्लेख किया है? अनुभव द्वारा अर्जित गुण, उत्तराधिकारी से प्राप्त गुण। तो ये दोनों तो खैर योग्यता से जुड़ा हुआ है, तो ये दोनों तो होगा नहीं। ठीक है, एक है आदि दैविक गुण, क्योंकि करिश्माई व्यक्तित्व, अद्भुत व्यक्तित्व के पीछे कोई ना कोई ईश्वरीय या दैवी शक्ति को माना गया है। तो इसको संकेत करने के लिए अति मानवीय गुण, यानी कि उस नौकरशाही में अति मानवीय गुण होता है। तो 3 और 4 सही है। ये ऑप्शन में कहीं है कि नहीं? ये देखिए यहाँ है डी में, 3 और 4 यानी कि डी सही है। इस तरह अगले सेशन में हम लोग फिर से मिलेंगे और पॉलिटिकल साइंस में यूजीसी एनटीए जेआरएफ के लिए जो भी क्वेश्चंस विगत वर्षों में पूछे गए हैं उसका इसी तरह हम लोग एनालिसिस करके आपके साथ डिस्कशन करके ये देखने का प्रयास करेंगे कि कहाँ तक आपकी समस्याओं को जो एग्जाम हॉल में आपको फेस करना पड़ता है उससे हम दूर करने का प्रयास करते हैं। अगर आप ऐसा रियलाइज करते हैं, महसूस करते हैं कि करियर फाउंडेशन रांची इस दिशा में बेहतर काम करती है, तो आपकी प्रतिक्रिया, आपके कमेंट का मैं स्वागत करूंगा, वेलकम करूंगा। थैंक यू।